जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ। ठीक है ना? तो हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक से? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है ना? और हम लोग बुक की अंडरस्टैंडिंग समझें कि बुक की लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब देखो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? कम टू द टॉपिक। हैव यू सीन ए पेंसिल पार्टली इमर्ज इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर? इट appears to be displaced at the interface of air and water. Have you observed it? क्या देखा है? Why it happens? The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from different direction. मतलब जो नीचे का जो पेंसिल है और जो ऊपर का पेंसिल है वो दोनों इंटरफेस पे लगेगा कि नीचे वाला पार्ट का जो लाइट आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो the light reaching you to the portion of the pencil inside water seems to come from different direction compared to the water above, compared to part above water, जो पेंसिल का पार्ट वाटर के ऊपर था। तो ये जो फिनोमिना है, इस तरह की और भी फिनोमिना दी गई हैं। ठीक है, ये फिनोमिना होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब यदि वाटर की जगह केरोसिन होता और टर्पेंटाइन ऑयल होता या कोई दूसरा लिक्विड होता तो क्या ये जो एक्सटेंट ऑफ फिनोमिना जो तुम ऑब्जर्व किए हो क्या वो सेम होता? तो कहता है नहीं, ये डिफरेंट होता। एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। पहले पेयर ऑफ मीडिया क्या क्या था? एयर था, वाटर था, एयर था, वाटर था। एयर केरोसिन ऑयल, एयर टर्पेंटाइन। द इफेक्ट जो पेंसिल को जिस डायरेक्शन से जो पेंसिल का जो बॉटम वाला पोर्शन है, जो इंटरफेस पे जो पेंसिल मुड़ा हुआ दिखता है वो तुमको डिफरेंट दिखेगा। तो ये जो इफेक्ट है वो डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया के लिए, एक मीडिया की तो बात ही नहीं हो रही है। जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो कम से कम 2 मीडिया इन्वॉल्व है। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो कम से कम 2 मीडिया इन्वॉल्व है। तो वो पेयर ऑफ मीडिया की ही बात करेंगे हम। ठीक है ना? पेयर ऑफ मीडिया की बात करेंगे। About reflection through a rectangular glass. ये एक्टिविटी 9.7, 9.8, 9.9 ये तुमको समझाने के लिए फर्दर रिफ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारे डे टू डे जो लाइफ है उसमें रिफ्रैक्शन को तुम किस तरह से महसूस करते हो उसके लिए दिया गया है। इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा हमको लेना नहीं है, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है, तो आप उसको लीजर टाइम में पढ़ेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब? एक हम देखते हैं कि इसके माध्यम से क्या समझाया। ये देखो एक्टिविटी है जो मैं समझा रहा हूँ, ये सब एक्टिविटी में ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ। इसमें क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर लिया और एक ग्लास स्लैब लिया, ग्लास स्लैब को उसके ऊपर रख दिया। शीट ऑफ पेपर, मोटा ग्लास स्लैब इमेजिन कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ABCD उसके चारों कोनों को मार्क कर दिया। ये सब चीज लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद इससे AB के परपेंडिकुलर नहीं, ऑब्लिकली में E और F 2 पिन लगा दिया। ठीक है, क्या किया? E और F 2 पिन लगा दिया और 2 पिन लगाया और इस साइड से देखा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो उसने देखा कि G और H से आ रहा है, 2 पिन यहाँ पे लगा दिया, 2 पिन यहाँ पे लगा। फिर इसको हटा लिया, क्या नाम है, ग्लास स्लैब को। EF को एक्सटेंड करके EF को एक्सटेंड किया। ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा NN डैश, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा MM डैश, परपेंडिकुलर खींच दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये देखो EF को एक्सटेंड किया तो ये कहाँ पे मिला जाके? इस इंटरफेस पर एक कहाँ पे मिला? O पॉइंट पे मिला। ये O पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इसके बाद ये जो रे है ये O डैश पॉइंट पे ये वापस निकल रही है रिफ्रैक्ट होकर। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि ये एक नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस था। पहले रे का एक नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ये सीधा जाना चाहिए था इसको। ये इधर जो मीडियम में एयर है, इधर मीडियम डेंसर है भाई, ग्लास इज डेंसर मीडियम कंपेयर टू एयर। तो ये क्या हुआ? रे हमारा रिफ्रैक्ट हो गया। रे क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हो गया। मतलब ये जो एंगल था I, ये जितनी एंगल यहाँ बना रहा था उतनी एंगल यदि ये नॉर्मल रहता, कोई मीडियम नहीं होता, तो I = R होता। बट ये इधर की तरफ
ये जो नॉर्मल से इसका एंगल रिड्यूस हो गया, नॉर्मल से एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब इसी तरीके से जब इसके लिए अब ए इंसिडेंट रे हो गया, हाँ भाई ग्लास से अब एयर में जा रहा है, हाँ, तो दिस बिकेम इंसिडेंट रे हाँ, एंड दिस बिकेम रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 था, हाँ, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि इसको सीधे निकलना था ऐसे, हाँ, बट नहीं, ये रिफ्रैक्ट थोड़ा सा उधर हो गया, हम बड़ा मुड़ गया थोड़ा, तो मतलब इसका मीन्स क्या हो गया कि R2 बड़ा हो गया I2 से। हाँ, दूसरी खास चीज तुम क्या देखोगे कि EF और GH पैरेलल हो गया, मतलब ये सारी बेंडिंग का जो इफेक्ट है वो ये भाई, पहले जितना इधर बेंड हुआ अब उतना उधर बेंड हो गया। हाँ, इसलिए ये क्या हो गया कि ये जो इंसिडेंट रे है और फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिकेम पैरेलल। ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी में ये तुमको समझा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो ये ऐसा हुआ क्यों, वो बता रहा है कि भाई क्यों पैरेलल हो गया। तो लिखता है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस AB, एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस AAB एंड CD of rectangular glass slab are equal and opposite। पहले इधर की तरफ इक्वली बेंड हुआ, अब अपोजिट डायरेक्शन उधर बेंड हो गया, इसलिए पैरेलल हो गया। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल अपोजिट का मतलब इधर बेंडिंग जितना हुआ फाइनली यहाँ उतने एक्सेस बेंडिंग हो गई, तो ये पैरेलल हो गया अल्टीमेटली। अच्छा, हाँ, ये कह रहा है कि जो बेंडिंग हुई AB सरफेस पे और CD सरफेस पे वो इक्वल हुई और अपोजिट डायरेक्शन में हुई। यदि एक ही डायरेक्शन में होता तो पैरेलल नहीं होता। भाई जितना तुम इधर घूमा था वो रे इतना वापस घूम गया उधर, हाँ, तब पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। दिस इज व्हाई द रे इमर्जेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे, EO को EO, जहाँ दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, O डैश इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, O डैश H इज द इमर्जेंट रे। भाई दो है, तीन रे, तीन डिफिनेशन है, लेकिन बेसिकली ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, हाँ, ये रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, अल्टीमेटली ये भी इंसिडेंट रे है और ये भी रिफ्रैक्टेड रे, बट हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोले, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोले, इसको इमर्ज किया बाहर तो दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, O डैश H। तो EO, O डैश, O डैश H, ये तीनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होता क्यों, व्हाई इट हैपेंस। The refraction is due to change in the speed of light as it enters from one transparent media to another। ठीक है ना, तो ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। भाई एयर में लाइट का स्पीड कुछ और है, ग्लास में कुछ स्पीड और है, तो वो स्पीड में चेंज होने के कारण उसको डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है ना, लेकिन एंड इट एक सर्टेन लॉ के तहत होता है। वो लॉ क्या है भाई, एक तो वही जो तुम पहले लॉ पढ़े थे, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड क्या लिख रहा है, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इन एन डैश। ठीक है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट O, कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट O। मतलब नॉर्मल एट पॉइंट O, नॉर्मल कहीं भी नहीं, नॉर्मल एट पॉइंट O, ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ I, angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। sin I by sin R is equal to constant। sin of I निकालोगे और sin of R निकालोगे तो दिस विल ऑलवेज कम कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और एक कांस्टेंट किसके लिए होगा, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया चेंज कर दोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर, यदि लाइट का कलर भी आप चेंज कर देंगे तब भी वो, आप बोलेंगे मैं तो व्हाइट लाइट से किया था, आप ग्रीन लाइट से कर रहा हूं तो वो सेम वैल्यू नहीं आ रही है, मीडिया तो सेम नहीं, लाइट भी सेम होना चाहिए, कलर भी, और मीडिया भी सेम होना चाहिए। देन इन दैट केस साइन I बाय साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसके लिए क्या है, दिस इज ट्रू फॉर एंगल I
लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है कि ये परपेंडिकुलर डाल देते हाँ तब क्या होता? मतलब जो यदि 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 लाइट को परपेंडिकुलर डाल देते तो क्या कोई रिफ्रैक्शन होता? लाइट परपेंडिकुलर डालते तो कोई रिफ्रैक्शन होता? अभी तुम सोचो, होता ही नहीं होता। बट ये जो स्नेल्स लॉ जो कह रहा है इसके हिसाब से आई क्या होना चाहिए? हमेशा ऑब्लिक ही लाइट होना चाहिए। अच्छा, यदि परपेंडिकुलर लाइट डालोगे तब ऐसा नहीं होगा, स्नेल्स लॉ काम नहीं करेगा। स्नेल्स लॉ तो एप्लीकेबल उसके लिए नहीं है, क्योंकि स्नेल्स लॉ किसके लिए है? आई 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। मतलब ये लाइट ऑब्लिक होना चाहिए, ठीक है? लाइट ऑब्लिक होना चाहिए, ऑब्लिक होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो है साइन आई बाई साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, ये 3 चीज आप याद रखना है इसमें, ठीक है? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब यहाँ पर यदि हम साइन आई बाई साइन आर करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला? ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज साइन आई बाई साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। यदि वो ग्लास की जगह कोई और मीडियम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि तुमको कोई बताए कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अभी तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहला परिचय, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े, जिसमें हम लोग का स्नेल्स लॉ और द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है? ओके, थैंक यू।